हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आप सामाजिक विज्ञान के पेपर से एकदम डर रहे हैं क्योंकि आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, न लॉन्ग क्वेश्चन याद किया है, न एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है, तो आपको डरना नहीं है। यदि आपको 11 मार्च को पेपर देना है, वो भी सामाजिक विज्ञान का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में टोटल जितने भी आपके एग्जाम में 2025 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका निपटारा कराने वाला हूँ। ये जो भी क्वेश्चन लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं और ये 2025 एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और लगातार 4 से 5 साल से पूछे जा रहे हैं और 2025 में आने के 100% संभावना है बाबू। तो यदि अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र आप इस वीडियो को 15 से 16 मिनट देख लिया तो यहाँ से कम आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 और 6 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिख कर लेकर आया है ताकि आपको इधर उधर न खोजना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है कि आपको अगला किस सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं और इसका उत्तर भी देखेंगे। आप क्या कीजिए, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। 2024, 2023 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, उसका आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। इसका उत्तर आपको कैसे देना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है। क्या हेड लगाना है, ध्यान से। सबसे पहले आपको हेड लगाना है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। ब्लैक पेन से आप हेड लगाना क्या कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है ब्रिटिश सरकार के अत्याचार। पहला कारण क्या था, वो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, पहला कारण हो गया। फिर आपको दूसरा कारण क्या लिखना है, दूसरा कारण लिखना है आपको, दूसरा कारण लिखना है ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून और कार्यों का विरोध, ये दूसरा कारण हो गया। फिर तीसरा कारण क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला कारण है असहयोग आंदोलन का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर चौथा क्या लिखना है, चौथा लिखना है रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। जो रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून था वो भी असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कारण था, मतलब प्रमुख कारण था। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा हो गया। फिर आपको पांचवा क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा। पांचवा आपको लिखना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां, पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां, ये भी असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कारण प्रमुख कारण था। पांचवा हो गया। फिर आपको आखिर लिखना है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए दिए गए वादों को पूरा न करना। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय ने अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से कहा कि आप लोग हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, यदि आप साथ देंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको आजाद कर दूंगा। ठीक है, तो भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और जब अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध को जीत लिया तब क्या किया, अपने वादों से क्या करे, मुकर गए। तब महात्मा गांधी के साथ बहुत से लोगों ने क्या किए, असहयोग आंदोलन किए। तो वही लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए दिए गए वादों से मुकर जाना, ये भी असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो स्क्रीनशॉट ले चलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या, ध्यान से, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 22 और 20 में पूछा गया प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि गठबंधन सरकार से आप लोग क्या समझते हैं। एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा करने का एक तरीका है। ठीक है, यह तब होती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे में कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ध्यान से, जो गठबंधन सरकारें बनती हैं क्या होती हैं, ये राजनीतिक दलों के बीच क्या करती हैं, सत्ता का बंटवारा करती हैं। यह तब होती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे में कई राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बनाती है। ठीक है, फिर लिखना है कि गठबंधन सरकारें आमतौर पर अस्थायी होती हैं। जो गठबंधन सरकारें होती है ये आमतौर पर क्या होती है, अस्थायी। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई भी
मतलब कोई भी सरकार है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, पहले भाजपा में था, वो चाहे तो क्या कर सकता है, उससे छोड़कर दूसरे में भी जा सकता है, ठीक है। तो जो गठबंधन सरकारें होती हैं वो आमतौर पर क्या होती है, अस्थायी होती है, कोई फिक्स नहीं होती कि नहीं आपको इसी दल में रहना है, ठीक है। फिर इसमें लिखना है कि गठबंधन सरकार में सभी दलों के सभी दलों के सदस्यों में कैबिनेट में शामिल किया जाता है। गठबंधन सरकार में जितने भी दल होते हैं वो क्या कहता है, कैबिनेट में शामिल किया जाता है। फिर लिखना है आपको, थोड़ा सा लिखना है कि गठबंधन सरकार के दो प्रकार होते हैं। जो गठबंधन सरकार होती है कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है अल्पसंख्यक गठबंधन और दूसरा है अधिशेष बहुमत गठबंधन, ठीक है। तो इस तरह क्या करना था आपको, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो आपको बस इतना लिखना था। आप आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया। ये आपका प्रश्न 4 नंबर के भी आएगा आपके एग्जाम में। तो क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ बस आपको उतना ही तैयार करना है। यदि आपने बस इतना तैयार कर बाबू, तो यहाँ से आपका 40 नंबर पक्का हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अब लोग तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आपका है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न वो, कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। इंपोर्टेंट 2025 एग्जाम में ये आउट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि इंपोर्टेंट 2025 एग्जाम के लिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का हो सकता है। 2025 का आउट क्वेश्चन है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि आपको उत्तर कितना लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है। एकदम आसान शब्दों में लिखना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। क्या करना है आपको, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। क्या करना है, हेडिंग लगा देना ब्लैक पेन से, लिखना है पहला कोयला। कोयला क्या है, ऊर्जा के एक परंपरागत स्रोत है। फिर कोयला के बारे में लिखना है कि कोयला एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो मृत पौधों के अपघटन से बनती है, ठीक है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। ध्यान समझिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आपको लगा देना है। फिर उसको पहला पॉइंट लिखना है कोयला। और कोयला के बारे में आपको इतना लिखना है कि कोयला एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो मृत पौधों के अपघटन से बनती है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, ठीक है। पहला लिखना है। फिर दूसरा को लिखना है पेट्रोलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अक्सर कच्चा तेल कहा जाता है। जो पेट्रोलियम है इसको अक्सर क्या कहता है, कच्चा तेल कहा जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जो शैवाल जैसे जानवरों के मृत और सड़ती हुई सामग्री से बनता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है बाबू, जो शैवाल जैसे जानवरों के मृत और सड़ती हुई सामग्री से बनता है। कौन, पेट्रोलियम, ठीक है। फिर आपको तीसरा लिखना है प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस लिखना है, तीसरा है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है प्राकृतिक गैस। लिखे लिखना है कि प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है। जो प्राकृतिक गैस है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। जो मुख्य रूप से किससे बनी होती है, मीथेन से बनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है, ठीक है। तो मात्र आपको इतना लिखना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में आपको इतना लिखना था। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न में कि चौथा प्रश्न क्या है। ध्यान समझिएगा, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न सरकारी स्वामित्व वाले, सरकारी स्वामित्व वाले, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए, ठीक है। सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का रेखांकित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2025 का है, आउट क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है। 2025 के एग्जाम में 100% आएगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, मतलब पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर चलिए देखिए कैसे लिखना है। मैं एकदम कम शब्दों में लिखा हूं, आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, उत्तर हेडिंग लगाना है। फिर लिखना है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जो सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र है इनका महत्व क्या होता है, वो विभिन्न क्षेत्रों में होता है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सरकार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, सरकारी स्वामित्व वाले, ठीक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्या है, उल्लेख है। चलिए पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। पहला है सेवा सदन, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सेवा सदन। इसमें लिखना है कि सरकारी स्वामित्व वाले, जो सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं वो उस के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं का प्रदान करते हैं। जो सेवा सदन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, संगठन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं का प्रदान करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है कि रक्षा और सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा हेडिंग आके लिखना है इसमें कि सरकारी स्वामित्व वाले संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की व्यापक देखभाल
करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अभी 4 नंबर का प्रश्न था, मात्र यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर मिल सकता है। तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न इसका क्या है। ठीक है, 5वां प्रश्न ये है, 5वां प्रश्न है कि मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2024 का भी प्रश्न पूछा गया है और 2025 का भी आउट क्वेश्चन है, मैंने ले लिया मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो चलिए आपको सबसे पहले हेड लगाना है, ब्लैक पेन से हेड लगाना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं। आपको हेड लगाना है ब्लैक पेन से। ठीक है, फिर इसमें पहला लिखना है, पहला लिखना है वृक्षारोपण। पहला क्या लिखना है, वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसमें थोड़ा लिख देना है कि वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं। ठीक है, और पानी के बहाव और पानी के जो बहाव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको धीमा कर देते हैं। ठीक है, जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं और जो पानी का बहाव होता है उसको धीमा कर देते हैं। और धीमा होगा तो माटी क्या होगी, मतलब पानी के साथ बह नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहला कारण है वृक्षारोपण। ठीक है, आशा करते हैं कि वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, पशुचारण पर नियंत्रण, मतलब पशुचारण पर नियंत्रण करके भी मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। कि ज्यादा पशुचारण से मिट्टी को नुकसान होता है, ज्यादा पशुचारण से क्या होता है, मिट्टी को नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखना है जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण तीसरा पॉइंट है। इसमें लिखना है कि जल संरक्षण भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। जो जल संरक्षण क्या करता है वो मृदा अपरदन को रोकने में क्या करती है, मदद करती है। तो इस तरह आपको लिखना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। मैं 3 बता दिया है, यदि आपने 3 लिख दिया तो यहाँ से आपका 4 नंबर का हो सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न छुआ है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक ना, मृदा प्रकार वर्णन करना सबसे पहले आपको बताना है कि मृदा सब क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर आप भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन करना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2025 का आउट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि कितने में लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मिट्टी से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा लिख देना है कि मिट्टी क्या लिखना है, कि मिट्टी पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी होता है वो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली ढीली सतह वाली क्या है, सामग्री है। क्या है, मिट्टी पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली ढीली सतह वाली सामग्री है। यह कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैस, तरल, ठीक है, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण है। ठीक है, तो आपको मिट्टी से क्या समझते हैं आपको बस इतना ही इसमें लिख देना है। फिर आपको लिखना है मिट्टी के प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है भारत में मिट्टी कई प्रकार की होती है। ठीक है, हेड लगा देना ब्लैक पेन से कि भारत में मिट्टी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि जलोढ़ मिट्टी। पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है। जलोढ़ मिट्टी लिखना है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो देश के करीब 40% हिस्सों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और एक करीब 40% देश में पाई जाती है। ठीक है, पहला प्रकार हो गया। फिर दूसरा आपको लिख देना है काली मिट्टी, तीसरा लिख देना है लाल मिट्टी और चौथा लिख देना है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट अगले सही प्रश्न है, उसको ध्यान से लोग देखिएगा। टोटल मैंने 5 अभी तक प्रश्न करा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब आप लोग अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया 2024 में कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो मैंने इसका उत्तर आगे ले लिया। प्रश्न आपने सुन लिया होगा कि संघवाद से क्या तात्पर्य है, 2024 का क्वेश्चन है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है कि संघवाद दो सरकारों का मिश्रित स्वरूप है। जो संघवाद बाबू वो दो सरकारों का मिश्रित स्वरूप है, यानी एक व्यवस्था में दो सरकारों का मिश्रण होगा। मतलब एक व्यवस्था में क्या होगा, दो सरकारों क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कौन, केंद्र सरकार। भारत में हम संघवाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्यों सरकारों के बीच सत्ता के वितरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा सा लिख देना है कि संघवाद अपने मूल में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की दोहरी मशीनरी काम करती है। ठीक है, तो इस तरह आपको संघवाद का क्या तात्पर्य है आपको इसका उत्तर लिखना था। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्या हो गया आपको
क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। तो बोलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 के 7 सेट में से कम 3 से 4 सेट में प्रश्न आ चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो प्रश्न आपने सुन लिया होगा, मैंने इसका उत्तर लिखा है, मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न एक बार और बोल देते हैं कि भारत प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, उत्तर लिखना ब्लैक पेन से लगाना आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही। ठीक है, अब पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला है भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जो भारत में जो स्थानीय बाजार है उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या हुआ, वो क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना पड़ा, पहला कारण हो गया। फिर दूसरा लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जैसे कि भारत में जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, ये आपका दूसरा कारण रहा औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए। क्या किया बाबू, नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पारियों में चले गए। ठीक है, तो मात्र आपको इतना लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न आएगा 2025 में कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो आपको उत्तर बस इतना ही लिखना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं से बेहतर है निम्नलिखित कारण। ठीक ना, अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कैसे स्पष्ट करना है बाबू। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 2024 में, कई बार आया था कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसको स्पष्ट करना है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, आपने प्रश्न सुन लिया होगा कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, आपको उत्तर कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से लगाना है, लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है। ब्लैक पेन से आपको एग्जाम में क्या करना है, हेड लगा देना है। फिर आपको लिखना है पहला कि लोकतांत्रिक शासन में, जो लोकतांत्रिक शासन होती है बाबू, इसमें शासन जो होती है उस संविधान के आधार पर होता है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन होती है बाबू, इसका जो व्यवस्था होता है किस पे होता है, किस पे होता है, संविधान के पर आधारित होता है। मतलब संविधान में जो लिखा था वो क्या होता है, वही होता है। ठीक है, अगला इसका कारण है कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। जो लोकतांत्रिक शासन होती है इसमें क्या होती है, मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों क्या होती है, गारंटी होती है। दूसरा हो गया, तीसरा लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ठीक ना, जो लोकतांत्रिक शासन होती है उसमें राजनीतिक समानता क्या होती है, स्तर से अपेक्षाकृत क्या होती है, ऊंचा होती है। तीसरा कारण हो गया। चौथा लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है। ठीक है, बस आपको 4 ही पॉइंट लिखना है और 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की रेल परिवहन के बारे में आपको लिखना है। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिखाया था कि भारत में रेल परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आपको बस इसके प्रश्न का उत्तर इतना लिखना है कि भारत में रेल परिवहन देश की आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पर याद कर लीजिएगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न, भारत की रेल परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। टोटल मैंने आपको 10 प्रश्न लगभग करा दिया है। यदि आपने बस इतना ही कर लिया तो यहाँ से आपका 40 नंबर पक्का हो सकता है बाबू। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।